हेलो एंड वेलकम टू आवर सोशियोलॉजी क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है 29 ऑफ जून को आपका यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्जाम है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक क्लास में एक यूनिट को खत्म करके पूरा रिवीजन अपना अच्छे से करने वाले हैं। आज जो यूनिट मैंने लिया है फैमिली एंड किंगशिप आपकी यूनिट है, जिसको आज हम पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? मैंने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो आपकी एक साथ लिख दी है, तो आपको रिवीजन करने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करने में, उसको पढ़ने में आसानी हो। क्लास अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बुक देख लेते हैं। आपकी जो बुक है वो टू स्टडीज ऑफ किंगशिप इन लंदन, रेमंड फर्थ की है। फैमिली एंड जो जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक होगी उनको मैं स्टार मार्क करती जाऊंगी, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी बुक्स प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई हैं और जो आपको क्या है कि आपको अच्छे से जिनको याद करना है। ओके, सो फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन, रोनाल्ड फिल्चर की है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, पोर्ट्रेट स्टेज, फ्रेडरिक एंगल्स की है। नेक्स्ट वन इज सोशल थ्योरी एंड फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सोशल थ्योरी एंड फैमिली किसकी है? वो मॉर्गन की बुक है। डेथ एंड फैमिली डेविड क्रॉपर की है। द रूनावे, द रनवे वर्ल्ड, ये भी बुक कई बार एग्जाम में आ चुकी है। एडमंड लीच की है। एडमंड लीच ही वो इंसान है जिन्होंने फैमिली के बारे में बोला था दैट इट इज अ स्ट्रेस रिलेशनशिप। ओके, मैरिज के बारे में जिन्होंने बोला था। द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया, ए एम शाह की बुक है। नेक्स्ट इज वुमेन मैरिज एंड द फैमिली, तानिया इवांस की बुक है। मैरिज एज अ क्योर फॉर प्रॉपर्टी, जीन हार्डी की है। ये जो बुक है ना, लाइक जीन हार्डी की बुक है या इससे पहले दो तीन बुक आई हैं, ये आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बट जिसको मैं मार्क कर रही हूँ प्लीज उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थ्योराइजिंग पेट्रियार्की जो बुक है वो आपकी थ्योराइजिंग पेट्रियार्की जो बुक है वो आपकी किसकी बुक है? वो साइलिया विल्बी की बुक है। ये वही हैं जिन्होंने 6 टाइप ऑफ पेट्रियार्की की बात करी थी। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ द मैरिज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेसी बर्नार्ड की है। द सेकंड शिफ्ट आल्सो इंपॉर्टेंट, ऑर्ली होशर्ड की है। एंड डिल्यूजन एंड जेंडर, कॉर्डली अफाइन की है। व्हेन मैरिज एंड, निकी हर्ट की है। ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन मैरिटल ब्रेकडाउन, विलियम गुड्स की है। और ये भी जो है बुक आपकी एक दो एग्जाम में आ चुकी है। द मदर, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिफोर बिफोर की बुक है आपकी सेक्स एंड रिप्रेशन सिविल सोसाइटी, मेलनॉस की, ऑल्सो इम्पोर्टेंट बुक है। किंगशिप ओरिजिन इंडिया, इरावती कर्वे, ऑल्सो इम्पोर्टेंट बुक। एंड द वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली, विलियम गुडी की बुक है। एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जेपी मर्डक की है। तो जिनको आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं एक बार इसको स्क्रीन को आपका सीधा कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख जाए। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट बुक को मैंने एक ही उस पर लिख दिया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और किस किस ने फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या बोला है। देखिए, ये बहुत डिटेल क्लास नहीं है, ओनली रिवीजन क्लास है, तो आपको इसमें शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स अभी तो लिखने का टाइम नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि आप इन सभी जो नोट्स हैं आपके, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें और पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 110% इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी जॉनसन, 5 एलिमेंट्स बताते हैं। कौन कौन से हैं कि फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेक्स और कॉन्जुगल, यानी कि आपका जो कैसे होते हैं, या तो आपके रिश्ते कैसे होते हैं, ऑन सेक्स बेस्ड होते हैं, लाइक जो मैरिज वाले होते हैं ब्लड रिलेशनशिप होता है, आपका ब्लड बॉन्ड होता है। सेक्स और कॉन्जुगल का मतलब होता है आपके मैरिड लाइफ से जो रिश्ते बनते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपके ब्लड बॉन्ड्स होते हैं,
जनरेशन टू जनरेशन आपकी चीजें चलती हैं, एक लीनेज होता है, वंशज आपका होता है, एंड इंटीमेसी होती है आपस में, एक एक इंटीमेसी, एक आपस में एक अपनापन जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये 5 एलिमेंट्स किसने दिए हैं? ये 5 एलिमेंट्स दिए हैं हेनरी जॉनसन ने। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज ने कौन कौन से फीचर्स और फैमिली दिए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये पहले भी जो है कि मैकाइवर एंड पेज की कौन कौन सी है, काफी टाइम पहले पूछा गया था बट ऑलरेडी आ चुका है। तो कौन कौन से फीचर्स हैं जो मैकाइवर एंड पेज ने बताए हैं? यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, सोशलाइजेशन, अफेक्टिव बेस, लिमिटेड साइज होना चाहिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, एंड रेगुलरिटी ऑफ द फंक्शंस, इसका जो है वो फैमिली के फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? यूनिवर्सैलिटी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई सोसाइटी, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर आपको फैमिली ना मिले। सोशलाइजेशन होता है, यही सामाजिकरण का भी आधार होता है। एक अफेक्टिव, एक प्रभावित बेस होता है। साइज लिमिटेड होता है, ये नहीं है कि एक ऑफिस की तरह है कि कितने 100-150 लोग। एक अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी है तो एक लिमिटेड साइज होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एंड द रेगुलरिटी ऑफ फंक्शंस इसमें लगातार होते हैं, वो आपका देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉर्गन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसको हम फैमिली एंड किंगशिप में हम पढ़ते हैं। मॉर्गन के 5 स्टेजेस जो उन्होंने बताया है, और ये मॉर्गन वही है जिनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। तो कौन कौन से 5 स्टेजेस इन्होंने फैमिली के बताए हैं? कई बार, द मोस्ट ऑफ द, मैं मतलब काउंट नहीं कर सकती कितनी बार, ऑलरेडी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी इसका सीरीज लगाने के लिए आता है, और कभी जो है वो आपको इसको पूछ लिया जाता है, मतलब आपको 4 दे देंगे, 5वां कौन-सा है, कभी आपको बोल देंगे इनमें से कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो आप इसको बहुत अच्छे से, कि मॉर्गन के 5 स्टेजेस कौन-कौन से हैं। तो कंsanguineous फैमिली फर्स्टली, उसके बाद सेकंड उन्होंने बताया कि जो सेकंड वाली जो आई थी वो पुनालवान फैमिली आई थी। नेक्स्ट वर्ड इज सेंडेसमियन फैमिली आई थी, उसके बाद पैट्रियार्कल फैमिली आई, एंड देन मोनोगेमस फैमिली आई है। मॉर्गन के जो 5 स्टेजेस हैं वो उन्होंने बताए हैं कि लाइक पहले जो आदिवासी लोग होते थे उससे और आज तक के प्रेजेंट टाइम में जब हम रह रहे हैं उसमें फैमिली के जो स्टेजेस हैं वो कैसे कैसे बदले हैं, कि पहले जो है किस तरह से फैमिली होती थी, देन कौन कौन से वाली फैमिली आई है, देन कौन से वाली फैमिली आई और पैट्रियार्कल फैमिली है, उसके बाद एक सिंगल फैमिली जिसको मोनोगेमस फैमिली बोलते हैं वो वाली आ गई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल्विया वेल्बी के 6 पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ये भी ऑलरेडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, मैंने इस नोट्स में कोशिश की है आपकी वो चीजें कंबाइन करने की, वो चीजें कंपाइल करने की जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से 6 पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है वो सेल्विया सेल्विया वोल्बी ने बताया है, तो वो देख लेते हैं। वन इज हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेटेड इन पेड जॉब, यानी कि आपने देखा होगा कि जो आपके जॉब्स होते हैं उसमें सेम जॉब पे मेल जो आपका एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कुछ और होती है, जो फीमेल होती है उसकी सैलरी कुछ और होती है। तो सबसे पहले जो बात करती हैं जो सेल्विया वोल्बी हैं कि जो सबसे पहला स्टेज है वो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, कि एक ही सेम जॉब पर आपको, सेम पेड जॉब पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको वेज या डिफरेंट डिफरेंट आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनपेड लेबर, क्या माना जाता है कि लाइक घर पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको एक अनपेड लेबर माना जाता है। अब आपकी मम्मियां जो हैं, आपकी बहनें, आपकी जो भी घर में फीमेल हैं जो घर पे काम करती हैं, तो आप उनको कुछ कोई उनको पेड तो मिलता नहीं है कि उनको महीने के एंड में कुछ पगार मिलती है या कुछ वेतन सैलरी कुछ मिलता है, नहीं। वो एक अनपेड लेबर की तरह काम करती हैं, वो वो अपना सबका ध्यान रखती हैं, लाइक घर के सारे काम करती है, देन शी डू ऑल द वर्क लाइक अनपेड लेबर। थर्ड वन इज कल्चर प्रमोट सेक्स स्पेसिफिक रोल, ठीक है ना। कल्चर प्रमोट करता है कि जो सेक्स स्पेसिफिक रोल होते हैं कि लड़कियों को, ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। देन कल्चर एक तरह से सेपरेशन करता है दो लोगों, दो जेंडर्स के बीच में। तो इसके बारे में जो है सेल्विया वेल्बिक बात करती है। नेक्स्ट वाज सेक्सुअल फ्रीडम। सेक्सुअल फ्रीडम किसके पास होती है? मोस्टली मेन के पास होती है, विमेन के पास सेक्सुअल फ्रीडम नहीं होती है। नंबर 5 वायलेंस होता है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है। उसमें आप कहीं कहीं तरह का देख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार जला के मार देते हैं, मेंटली स्ट्रेस होता है, और आपको मतलब कई तरह के जो वायलेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड द लास्ट इज
स्टेट जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस तरह से पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देती हैं या उनकी वजह से पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है, उसके बारे में सेली वेल्थ भी बात करती है। तो आपको ये 6 जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब देख लेते हैं कि मैरिज एंड किंग फैमिली और किंगशिप के बारे में किस किस ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हुए, एक हम इसको जल्दी से एक नजर में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ मोनोगैमी, थ्योरी ऑफ मोनोगैमी यानी कि अब जो है सिंगल मैरिज, एक बंदा एक बंदी से यानी कि एक मेल और एक फीमेल शादी करेंगे, ये जो थ्योरी थी किसकी थी, वेस्टरमार्क की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज में लिखी हुई हैं ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सोशियोलॉजी के एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको उसको मिस नहीं करना है। ओके, सो थ्योरी ऑफ मोनोगेमी किसकी है, वेस्टरमार्क की है। मेट्रियार्कल थ्योरी किसकी है, बिफोल्ट की है, जिनकी द मदर बुक है। ओके, द सिमेट्रिकल फैमिली, एक नया कॉन्सेप्ट है। द सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब क्या होता है, द सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब होता है कि जहां पर एक मेन भी काम कर रहा है, एक विमेन भी काम कर रही है, यानी कि बराबर ही दोनों काम कर रहे हैं और बराबर दोनों काम करके क्या है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, या दोनों ही अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो द सिमेट्रिकल फैमिली को का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, वो यंग एंड विलमार्ट ने दिया है। लिक्विड लव जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। लिक्विड लव जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो जिगमेंट बोमेन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन इज, वेट मैं यहाँ से उसको साफ, ओके, तो लिक्विड लव किसका कॉन्सेप्ट है, लिक्विड लव जो है वो जिगमेंट बोमेन का कॉन्सेप्ट है। लैंड रिफॉर्म अफेक्शन, यानी कि जमीन को कैसे विमेन के साथ में कैसे किसने रिलेट किया है, तो वो किसका है, वो लक्ष्मी नारायण इसके बारे में बात करती हैं कि जैसे लैंड रिफॉर्म ऑफ एक्शन हुआ था, उसका फैमिली एंड किंगशिप पर क्या असर हुआ था, विमेन्स पे क्या असर हुआ था, उन सब चीजों के बारे में लक्ष्मी नारायण बात करती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सीरियल मोनोगैमी, है ना, आजकल के टाइम में सीरियल ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखा है, ये जो आपको रिसेंट वाली जो बुक्स है ना, जो नितिन सांगवन की बुक है उसमें ये दिया हुआ है, प्रीवियस बुक्स में ये मिलेगा भी नहीं। तो सीरियल मोनोगैमी अभी चल रहा है जो, ये क्या है, ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सीरियल मोनोगैमी किसका कॉन्सेप्ट है, एंथनी गिडन्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट है, एक नया आपको टर्म सीखने को मिलेगा, सीरियल मोनोगैमी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है लोग, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम शादी करते हैं देन डिवोर्स, शादी करते हैं देन डिवोर्स, तो इस तरह से एक वो फिर धीरे धीरे अकेले रहना शुरू कर देते हैं, तो शादी डिवोर्स, और उसके बाद कई बार कुछ लोग जो है वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो यही क्या आपका कहलाता है, ये आपका सीरियल मोनोगैमी कहलाता है। ओके, तो ये ओके, अपनी क्लास वापस से यहीं से स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो सीरियल मोनोगैमी क्या होता है, जहां पर एक इंसान मल्टीपल डिवोर्स एंड मल्टीपल शादियां करता है, तो उस सिचुएशन को सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। तो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो टालकट पार्सन ने दिया था। उनका कहना था कि जैसे जैसे इंडस्ट्री आई है उससे क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो फैमिली है वो आइसोलेटेड हो गई है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो आ गई है। इसी कॉन्सेप्ट को, जो टॉलकेट पार्सन का कॉन्सेप्ट था आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली को, इसी को मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली का नाम दिया था यूजन लिटवॉक ने, ठीक है ना। वैसे ही आया नहीं है तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि इसी का जो नया नाम था, यानी कि उन्होंने टारगेट पार्सन ने आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि इसी को मॉडिफाई करके एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो यूजन लिटवॉक ने बोला था। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका जोकिंग रिलेशनशिप। तो जोकिंग रिलेशनशिप बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स ये जो है कॉन्सेप्ट आपका पेपर में आया है कि जोकिंग रिलेशनशिप किसका कॉन्सेप्ट है। तो जोकिंग जो रिलेशनशिप है वो रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनमें हंसी मजाक की जाती है। अब जैसे जीजा साली का रिश्ता होता है, देवर भाभी का रिश्ता होता है, ठीक है ना, ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपस में हंसी मजाक जो है वो चलता रहता है, तो इसी को जोकिंग रिलेशनशिप का नाम रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू टॉलगेट पार्सन, देयर टू बेसिक फीचर्स ऑफ फैमिली, दो फैमिली के दो बेसिक फीचर्स होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चे का, एक छोटा बच्चा जब होता है तो सबसे पहले आपने लाइन सुनी होगी कि जो है परिवार
बच्चे की परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माता जो है वो प्रथम शिक्षक बच्चे की होती है। तो ये वही है, इसी इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो टॉलकट पार्सन कहते हैं कि फर्स्ट जो प्राइमरी सोशल जो पहली सोशलाइजेशन है, यानी कि बच्चा फर्स्ट जब सोशलाइज होना सीखता है कि बड़ों को नमस्ते कहना है और जो है वो बड़ों के पैर छूने हैं, किस बात पे आपको थैंक यू कहना है, किस बात पे आपको सॉरी कहना है, कहाँ पर आपको कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें बच्चा स्कूल में जाने से भी पहले कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। तो फैमिली का पहला फीचर क्या हो गया, फैमिली का पहला फीचर हो गया कि आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन एक बच्चे का करना है, यानी कि बच्चा जब चार तो जब तो जब तक बच्चा बाहर नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है, उसके दोस्त नहीं है, तो एक फैमिली ही होती है जो बच्चे को अच्छा, बुरा, सही, गलत वैल्यूज को सिखाती है। सेकंड जो फीचर फैमिली का टारगेट पर्सन ने बताया है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी, यानी कि एक एडल्ट पर्सनैलिटी को कैसे स्टेबलाइज करना है, क्या उसके काम होते हैं, उसको कैसे समाज में रहना है, ये भी फैमिली का ही काम होता है। नेक्स्ट वन इज, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ किंगशिप के बारे में कि कौन कौन सी जो है कितने तरह के रिश्ते नाते होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कॉन्सेंगुअल होता है, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप, और दो दो तरह के आपके रिलेशनशिप होते हैं। वन इज वन इज कॉन्सेंगुअल एंड द सेकंड इज अफेनल। अफेनल का मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। कॉन्सेंगुअल जो है कि जो रिलेशनशिप आपको बाय ब्लड मिलते हैं, लाइक आपके पापा से आपका रिश्ता हो गया, ठीक है ना, आपके भाई से, आपकी बहन से, तो ये जो होते हैं आपके आपके ब्लड रिलेशनशिप होते हैं। सेकंड जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो अफेनल होते हैं, यानी कि वो रिश्ते जो शादी से जोड़े जाते हैं, यानी कि आपकी शादी जिससे होगी उसके साथ आपका ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन उसका आपका मैरिज का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और ये जो टाइप ऑफ है कैटेगरीज ऑफ किंगशिप, वो किसने दी थी, कैटेगरीज ऑफ किंगशिप जो है वो आपकी दी थी, ये भी आपकी मर्डॉक ने दी थी। किसने दी थी, ये भी आपको मर्डॉक ने ही दी थी। टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगशिप के बारे में देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगशिप किसने कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगशिप का कॉन्सेप्ट दिया है मॉर्गन ने। मॉर्गन ने दो तरह की जो टर्मिनोलॉजी बताई है, वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड द अदर इज क्लासिफाइड। डिस्क्रिप्टिव कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वो होते हैं जहां पर आप एक स्पेसिफिक जो है शब्द किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए यूज करते हैं, लाइक मम्मी पापा, ठीक है ना। तो आप जो ये वर्ड है ना, मम्मी पापा, या ये ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, ये आप स्पेसिफिकली यूज करते हैं, यानी कि आप ऐसा तो नहीं आप हर किसी को मम्मी बोल देंगे, आप हर किसी को पापा बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड होते हैं जो एक स्पेशल आपका रिश्ता होता है उसके लिए आप यूज करते हैं। क्लासीफाई वो शब्द होते हैं जो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी जो वर्ड आपके होते हैं उसको आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक आप अंकल जो वर्ड होता है वो हम किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं, आंटी जो वर्ड होता है वो हम किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं। अलायंस थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो अलायंस थ्योरी सबसे पहले दी किसने है, अलायंस थ्योरी आपकी दी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। एंड दैट जोकिंग रिलेशनशिप ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुका है। टारगेट पार्सन के फीचर्स एग्जाम में आ चुके हैं। लिक्विड लव एग्जाम में आ चुका है, सिमेट्रिकल फैमिली भी एग्जाम में आ चुका है। मैं जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको साथ साथ बताते हुए आपको चल रही हूँ, ठीक है ना। तो अलायंस थ्योरी किसने दी है, अलायंस थ्योरी आपकी क्लॉड लेवी स्ट्रोस ने दी है। कौन सी बुक है, बुक भी पूछी गई है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड किंगशिप। इस बुक में जो है वो अपनी इस थ्योरी को क्लॉड लेवी स्ट्रोस ने रखा था। अलायंस थ्योरी का मतलब वही होता है कि कैसे जो है रिश्ते जो है वो सिर्फ ब्लड के नहीं होते, कैसे शादी से जो है वो रिश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आपके चलते हैं टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ द फैमिली, यानी कि कितनी तरह की फैमिली होती है, कितनी तरह के जो फॉर्म होते हैं फैमिली के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। घर में किसका राज चलेगा, घर में किसकी चीजें चलेंगी, घर में किसका अधिकार होता है, इस बेस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो दो तरह की फैमिली होती है, एक मैट्रियार्कल एंड अदर इज पैट्रियार्कल। यानी कि आपका मैट्रियार्कल एक फैमिली होगी जहां पर माता जी की जो चीजें हैं वो चलती है, माता की अथॉरिटी होती है, अदर इज पैट्रियार्कल जहां पर पिताजी की चलती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज ऑन द अथॉरिटी ऑफ डिसेंट एंड रूल ऑफ हेरिटेंस, यानी कि जो है चीजें कैसे काम करेंगी, किसका वंशज चलेगा या किसका हेरिटेंस, किसका जो चीजें हैं जो एक तरह से जनरेशन बाय जनरेशन चलती है तो वो किसकी होगी। तो इसमें तीन तरह की दी हुई है। वन इज मैट्रिनिलियल, यहाँ पर माता का वंश चलता है, एंड द अदर इज पेट्रिनिलियल जहां पर पिता का वंश, यानी कि आपका पिता का जो सरनेम है, आपके नाम के पीछे पिता का सरनेम चलेगा या माता का सरनेम चलेगा। तो ये दोनों जो है इस तरह के होते हैं। एक और नया वर्ड है एम्बीलिनियल। रेयर केस, इंडिया में रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। इंडिया में आपको मोस्टली जो फैमिलीज मिलेंगी वो पैट्रीलिनियल मिलेंगी जहां पर पिता का ही सरनेम यूज किया जाता है। कुछ ट्राइब्स होती है जहां पर मैट्रीलिनियल जो है वो
आपकी आपका गोत्र या जहाँ पर माता का गोत्र आप यूज करते हैं या माता का सरनेम आपके साथ चलता है। जो रेयर टर्म है वो है एम्बिलिनियल, जहाँ पर माता और पिता दोनों का जो है सरनेम आप यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के बेस पे अगर हम टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ देखें तो एक होता है पोलियंड्री। पोलियंड्री का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे मेन एक विमेन से शादी करते हैं, ठीक है ना। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे मेन एक विमेन से शादी करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगाइनी, जहां पर बहुत सारे विमेन एक मैन से शादी करती हैं। एंड नेक्स्ट इन जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा देखा जाता है आज के टाइम में, इज मोनोगैमी, जहां पर एक वुमेन एक मैन से शादी करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पॉलीएंड्री कि किस क्या पॉलीएंड्री क्या होता है, कि जहां पर इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाकर के इसको देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे एंड्री है ना, आप समझ लीजिए, यानी कि जहां पर बहुत सारे मेंस ने एक वुमेन से शादी करी होगी, वो सब भाई भाई भी होते हैं आपस में। पॉलीगाइनी का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी विमेन होती है, वो एक ही बंदे से शादी करती है, यानी कि बहुविवाह प्रथा जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया एनमोनोगैमी, जो कि हमारे समाज में अवेलेबल है, जहां पर एक महिला एक पुरुष से शादी करती है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड साइज की हम बात कर लेते हैं, तो जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो शहरों में जाकर के जॉब वगैरह करते हैं, तो वो सिंगल पर्सन रहते हैं वहां पे, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के ऊपर बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली होती है जहां पर सिर्फ मम्मी पापा बच्चे होते हैं। एंड एक्सटेंडेड फैमिली होती है जहाँ पे चाचा ताऊ बुआ फूफा बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप की बात करते हैं, तो कॉन्जुगल होता है, यानी कि बाय मैरिंग आप जिससे अपना रिश्ता बनाते हैं। एंड कॉन्सिगुएंट होता है जो वहां पर आपका बाय ब्लड रिलेशनशिप होता है। दो कॉन्सेप्ट और हैं जो हमारे माने जाते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो फैमिली जिसने आपको जन्म दिया है, जहां पर आपका जन्म हुआ है। एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जो कि आपको जो है वन ऑफ द फैमिली इज जहाँ पर आपको आपके पेरेंट हैं, जहाँ पर आपको मतलब आपको आपका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने बनाया है या आप गए हैं, वो आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ वोलैट मैंने अभी ये पीछे मैंने डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका वोलेटिलिटी हो गया, तो जो अभी बताया मैंने जो नया एक कॉन्सेप्ट आया है सीरियल मोनोगैमी का, जिसको एंथनी गिडन्स ने दिया है, जहाँ पर मल्टीपल डिवोर्स होते हैं, मल्टीपल मैरिजेस होती हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी होता है, ओके। आगे बात कर लेते हैं मैरिज की डेफिनेशन के बारे में। तो मैरिज की डेफिनेशन जो है वैसे तो बहुत सारी है, मैं आपको इसके लिए कोई मुझे पीपीटी वगैरह मैं आपको अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर मैं आपका एक पूरा जो एक जो उसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसका मैं आपको पेज वहां पर शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है जो मुझे नितिन सांगवान की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट लगी है। तो वन इज मेलानोस्की, जिन्होंने बोला है मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को कैसे ध्यान रखना है उसका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, उनका प्रोडक्शन, यही एक मैरिज है। एडमंड लीच की जो एडमंड लीच ने जो डेफिनेशन दी है मैरिज की, वो दी है ऑल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज आर वेन एंड मैरिज इज अ बंडल ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज कुछ नहीं है, एक जिम्मेदारियों का एक बंडल है, एक अधिकारों का एक बंडल है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ मैरिज में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिविल मैरिज या रिचुअलिस्टिक मैरिज, जो आपकी आपकी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा लड़का देखते हैं, या जो है साधारण सी शादियां होती हैं बिल्कुल अच्छे से, वो वाली। वन इज मोनोगैमी एंड पॉलीगाइनी, मैंने भी बताया। मोनोगैमी का मतलब होता है जहां एक महिला एक पुरुष से शादी करती है। एंड पोलोगाइनी का मतलब क्या होता है, जहां बहुत सारी जो है महिलाएं वो एक पुरुष से शादी करती हैं। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है कि आपको अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है। एंड एक्सोगैमी का मतलब होता है कि आपको अपनी कास्ट से बाहर विवाह नहीं करना है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो एंडोगैमी में लागू होती है, कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो एक्सोगैमी में लागू होती हैं। तो एक्सोगैमी में सीधा सा एक सीधी सी बात लागू होती है कि आपको एक्सोगैमी यानी कि अपनी कास्ट से अपने धर्म से बाहर नहीं जाना है, आप अपनी कास्ट अपने धर्म से बाहर जाकर शादी नहीं कर सकते। और एंडोगैमी का मतलब होता है कि आप अपने गोत्र में, अपने गांव में, अपने क्लैन में शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अरेंज एंड लव मैरिज, आपको आंसर पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन इज अनुलोमा एंड द इज प्रतिलोमा, ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अनुलोमा हाइपरगैमी, प्रतिलोमा हाइपोगैमी, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अनुलोमा का मतलब क्या होता है कि जहां पर
पति जो है वो हाई कास्ट का होता है और जो लड़की होती है वो लो कास्ट की होती है। तो इंडियन सोसाइटी में ये रेयर होता है। नेक्स्ट वन इज प्रतिलोमा यानी कि हाइपोगैमी। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक कैसे आता है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ। इससे क्वेश्चन आता है कि आपको इंग्लिश टर्म देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि इसमें से हिंदी टर्म में कौन सा है, या फिर आपको इंग्लिश टर्म देते हैं और हिंदी में पूछते हैं कौन सा है, या फिर पूछते हैं कि अगर एक रिच लड़की एक लो कास्ट के लड़के से शादी करे तो उस शादी को क्या बोलते हैं, तो उस शादी को हम प्रतिलोमा या हाइपोगैमी बोलते हैं। और अगर एक रिच सोसाइटी का लड़का एक लो कास्ट की लड़की से शादी करे तो उसको हम हाइपरगैमी या अनुलोमा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेरिफेशनल मैरिज होती है, जहां पर आपने देखा होगा कि लेविरेट होता है, सेरोरेट होता है। इनको समझ लेते हैं। लेविरेट का मतलब क्या होता है? लेविरेट का मतलब होता है, वेट, ओके, लेविरेट, ठीक है ना, एक वर्ड है। लेविरेट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप एक लड़की, अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी शादी उसको देवर के कर लेते हैं, उसकी देवर के कर देते हैं, तो ये लेविरेट होता है। दूसरा वर्ड होता है सेरोरेट। सेरोरेट का मतलब क्या होता है? सेरोरेट का मतलब होता है कि, मैं ये टर्म लिख देती हूँ, सेरोरेट, ठीक है ना। सेरोरेट का मतलब होता है जहां पर एक लड़की की डेथ होने के बाद उसके जीजा की शादी उसकी साली से कर देते हैं। तो ये दोनों टर्म भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड, कंटेम्प्रेरी टर्म्स कौन कौन सी हैं जो मैरिज के में आए हैं, जो अभी रिसेंटली आपने कुछ पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में आपको देखने को मिले होंगे। दैट इज वर्किंग मैरिज, ठीक है, टेम्परेरी मैरिज होती है, फोर्स मैरिज होती है, एंड द शैम मैरिज, जहां पर सिर्फ लड़का लड़की दिखाने के लिए एक दूसरे से शादीशुदा होते हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई अफेक्शन, कोई लव, कोई रिलेशनशिप ऐसा खास होता नहीं है। वो सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए शादी होती है। तो होपफुली जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे फैमिली एंड किंगशिप से रिलेटेड, जितनी बुक थी वो मैंने सब लिख दिए हैं। इससे बाहर फैमिली एंड किंगशिप से कोई क्वेश्चन जो अगर आएगा तो वो आपके स्टेटमेंट में आ सकता है, लेकिन फैक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपके इसमें से आराम से बन जाएंगे। तो क्लास ऐसे ही करके हम अभी आपके क्लास 26 है, 27, 28 को हम आपकी ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक क्लास में, पूरी क्लास में पूरी एक यूनिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अपना रिवीजन जारी रखिए। कुछ भी नई चीज मत पढ़िए, जितना हो सकता है रिवीजन करिए। इस टाइम आपका रिवीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार सारा चीजें क्लियर कर देती हूँ और आप एक बार सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप इसको लास्ट में एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सके। ओके, सो स्टे ट्यून एंड गुड लक। थैंक यू।